अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है होम्योस्टेसिस एंड थर्मोरेगुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस वो कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकती है या उसको जो है वो मेंटेन कर सकती है, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस या फ्लक्चुएशंस आ जाएं। बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है और ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसको बॉडी जो है वो मेंटेन कर सकती है थर्मो रेगुलेशन के थ्रू, ओस्मो रेगुलेशन के थ्रू और एक्सक्रीशन के थ्रू। यानी कि बॉडी जो है वो अपना इंटरनल टेम्परेचर भी मेंटेन रख सकती है और इसके अलावा जो है वो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करके भी होम्योस्टेसिस परफॉर्म कर सकती है और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करके भी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकती है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन को। थर्मो रेगुलेशन क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर हम देखें, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें ह्यूमन बॉडी की, तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये समर में भी इसी तरह मेंटेन रहता है और विंटर में भी इसी तरह मेंटेन रहता है। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या टेम्परेचर कम हो, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और इसमें जो है ये बॉडी थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के थ्रू अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब जो टेम्परेचर है उसके एनिमल की बॉडी के ऊपर, एनिमल की लाइफ के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इसमें हम जो है वो कुछ इम्पैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर का इफ़ेक्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर। बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब के ऊपर टेम्परेचर जो है वो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करता है, कुछ ना कुछ जो है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। और ये किस तरह से जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इफ़ेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, डिफरेंट जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसको टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स जो हैं वो एंजाइम्स के साथ कंबाइन करते हैं और इसके रिज़ल्ट में जो है वो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है और जो रिएक्शन रेट है वो भी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। और इस तरह से टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ऊपर बॉडी में अपना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रिप्रोडक्शन के ऊपर। ऑर्गेनिज़म्स की जो रिप्रोडक्शन होती है उसके ऊपर भी टेम्परेचर अपना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑर्गेनिज़म्स के अंदर गोनेड्स और सेक्स सेल्स की मैच्योरेशन में भी टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है। अगर हम इसमें एग्ज़ाम्पल लें ब्लो फ्लाई की, तो ब्लो फ्लाई की जो फ़ीमेल होती है वो हाई टेम्परेचर में उसका जो एग लेइंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि लो टेम्परेचर पे यही रेट जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन कलरेशन। टेम्परेचर जो है वो ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के अंदर कलर को भी इफ़ेक्ट करता है। यानी कि अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म्स या एनिमल्स की बॉडी के अंदर मेलानिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और जब मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो उसके रिज़ल्ट में जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है वो कलर के ऊपर भी, ऑर्गेनिज़म्स की स्किन कलर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। कि जो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में रहते हैं उनके अंदर उनका जो स्किन कलर है वो डार्कर होता है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज़म्स जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो ऑर्गेनिज़म्स की मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऑर्गेनिज़म्स, वो बर्ड्स या मैमल्स जो कि कोल्डर रीजन्स में रहते हैं उनका जो बॉडी साइज़ है वो इनलार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू दोज बर्ड्स और मैमल्स जो कि वार्म एरियाज़ में रहते हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें तो वो बर्ड्स जो कि वार्म एरियाज़ में होते हैं उनका जो विंग
विंग साइज़ होता है वो ब्रॉडर होता है, उनके विंग्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, जबकि वो बर्ड्स वो जो कोल्डर रीजन में रहते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो नैरो होते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, उनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर, उनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर और उनके साइज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। अब जो एनिमल्स हैं वो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें जो है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एवेपोरेशन इंक्लूड है। कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है ऑर्गेनिज़म की बॉडी सरफेस और इन्वायरमेंट के दरमियान, और ये जो ट्रांसफ़र है ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है वो किसी कोल्ड ग्राउंड के ऊपर जो है वो बैठते हैं तो हम हीट जो है वो लूज़ करेंगे, और अगर हम जो है वो किसी वार्म सरफेस के ऊपर जो है वो बैठते हैं तो हम उस टाइम पे हीट जो है वो गेन कर रहे होते हैं। यानी कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। नेक्स्ट कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मूवमेंट होती है एयर की या लिक्विड की बॉडी सरफेस के ऊपर। अगर तो एयर जो है वो कूल होगी एज़ कम्पेयर टू बॉडी, तो फिर बॉडी से हीट जो है वो लूज़ होगी, और अगर जो एयर है वो वार्म होगी एज़ कम्पेयर टू बॉडी, तो फिर हीट बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, यानी कि बॉडी हीट को गेन करेगी। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन वो प्रोसेस है जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हीट को ट्रांसफ़र करता है जिनका आपस में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या लिंक नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं, और एनिमल्स की बॉडी उन वेव्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। नेक्स्ट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी सरफेस से हीट जो है वो लूज़ होती है, हीट का लॉस होता है किसी भी सरफेस से जब वाटर मॉलिक्यूल्स गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मोस्टली जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यूज़फुल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो ह्यूमंस इंक्लूड हो सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो स्वेटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्किन के पोर्स जो हैं वो उस टाइम पे ओपन होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं और गैस में जो है वो इवेपोरेट हो रहे होते हैं गैशियस फॉर्म में, और इसकी वजह से जो है वो स्किन के ऊपर कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट आर सम सॉल्यूशंस टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, कि अगर टेम्परेचर में जो है वो चेंजिंग्स आ गई हैं तो ऑर्गेनिज़म्स उससे किस तरह से कोप करेंगे। अब इसमें जो है वो ऑर्गेनिज़म 3 तरह से इसको जो है वो कोप कर सकते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से कोप कर सकते हैं 3 तरह से। सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनिज़म्स कोई ना कोई ऐसी प्लेस या कोई ऐसा हैबिटेट जो है वो अपने लिए ढूंढ लेंगे जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो और उनकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन हो। सेकंड वे ये हो सकता है कि ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के अंदर जो फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाते हैं जिसमें ऑर्गेनिज़म जो है वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। और थर्ड वे ये हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं वो या तो हीट को जनरेट कर सकते हैं या ट्रैप कर सकते हैं, ताकि वो अपना जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लें, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आ जाएं टेम्परेचर के अंदर। अब एनिमल्स को हम 4 जो है वो टाइप्स में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, जिसमें एक्टोथर्म्स हैं, एंडोथर्म्स हैं, होम्योथर्म्स हैं और हेट्रोथर्म्स हैं। एक्टोथर्म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो मोस्टली इन्वायरमेंट से हीट जो है वो लेते हैं, ना कि अपने बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से। मीन्स उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए वो इन्वायरमेंट से हीट जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसलिए उनका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उनकी बॉडी का वो लो होता है, और उनके अंदर इंसोलेशन भी पुअर होती है। मोस्टली जो रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो एक्टोथर्म्स होते हैं, जबकि कुछ रिप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और फिशेस में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेज़ कर सकते हैं।
एंडोथर्म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और इनमें बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूड होते हैं। ये अपने बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू हीट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, और इनकी बॉडीज़ के अंदर जो इंसुलेशन का प्रोसेस है वो भी वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो फर या फिर जो है वो फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, और लार्ज अमाउंट में फ़ैट भी प्रेजेंट होती है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट होम्योथर्म्स और हेट्रोथर्म्स। अब होम्योथर्म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर मोस्टली जो है वो कांस्टेंट होता है, और हेट्रोथर्म्स वो हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होता है। मोस्टली जो एंडोथर्म्स हैं वो होम्योथर्म्स हो सकते हैं, और एक्टोथर्म्स जो हैं वो हेट्रोथर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी इंक्लूड हैं। कुछ एंडोथर्म्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर सीजनली चेंज करते हैं। इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें एग्ज़ाम्पल आ जाती है हाइबरनेशन की, कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स में एबिलिटी होती है कि वो हाइबरनेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बियर्स ऑफ नॉर्दर्न फॉरेस्ट्स, इन बियर्स में ये एबिलिटी होती है कि वो सेवरल मंथ्स के लिए खुद को हाइबरनेट कर सकते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डेली टॉरपोर की कैपेबिलिटी भी होती है। अब ये टॉरपोर कंडीशन क्या होती है कि ये स्लीप लाइक स्टेट होती है। इसमें एग्जांपल अगर ली जाए तो हमिंग बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि एबिलिटी होती है कि वो रोज़ाना नाइट में जो है वो स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम टॉरपोर कहते हैं। अब ये टॉरपोर स्टेट में जब चले जाते हैं तो उस टाइम पे इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और इसके अलावा उनकी हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस हैं वो भी स्लो हो जाते हैं, और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी लो हो जाता है। और कुछ एक्टोथर्म्स ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए तो कुछ रिप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं अपनी पोजीशन और लोकेशन को चेंज करके। इसी तरह अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया के अकॉर्डिंग देखें, तो वो एरियाज़ जो कि ज़्यादा टेम्परेट होते हैं या ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे एक्टोथर्म्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें तो पोलर एरियाज़ में जो एंडोथर्म्स हैं वो एबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्टोथर्म्स। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। अब बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो लो होता है, और उनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म नहीं पाया जाता, और वो जो है वो पैसिवली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना इंटरनल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं, और उनको हम कहते हैं थर्मो कन्फॉर्मर्स। लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो मैकेनिज़्म प्रेजेंट होता है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को डायरेक्टली मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। इनमें मोस्टली जो है वो इंक्लूड होते हैं आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स में अगर हम एग्जांपल लें इंसेक्ट्स की या क्रस्टेशियंस की, तो इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके थ्रू ये थर्मो रेगुलेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या फिर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स या डिफरेंट इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस की एग्जांपल्स के थ्रू इनके बॉडी के मैकेनिज़म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं टेम्परेट जोन इंसेक्ट्स की। अब ये जो टेम्परेट जोन इंसेक्ट्स हैं ये क्या करते हैं कि किस तरह से ये अपनी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कि जैसे ही विंटर का सीज़न आता है तो ये अपने बॉडी टिश्यूज़ में से वाटर को जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि विंटर में जो है ये खुद को फ्रीज़ होने से प्रिवेंट कर सकें। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ग्लिसरोल या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एंटी फ्रीज़ के तौर पे, और उनकी बॉडीज़ को फ्रीज़ होने से रोकती हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन के थ्रू, सन की मूवमेंट के थ्रू, या फिर खुद को सन से एक्सपोज करके भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं ग्रास हॉपर्स की, कैटरपिलर्स की, बटरफ्लाइज की,
कि ये जो इंसेक्ट्स हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपनी बॉडी को जो है वो इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं, इस तरह से जो है वो अपनी डायरेक्शंस चेंज कर लेते हैं ताकि ये इजीली हीट को एब्जॉर्ब कर सकें और ख़ुद को जो है वो इजीली सन से एक्सपोज कर सकें और अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकें। कुछ इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज़्म प्रेजेंट होता है। अब ये एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज़्म क्या है, इसमें एग्जांपल देखते हैं साइकिड्स की। अब साइकिड्स के अंदर क्या होता है कि ये जो एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज़्म होता है ये बिल्कुल वर्टिब्रेट्स की तरह होता है, यानी कि जैसे वर्टिब्रेट्स जो है वो स्वेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये साइकिड्स भी स्वेट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इन इंसेक्ट्स को लगता है कि इनकी बॉडी ओवर हीट हो गई है तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं कि अपने हेमोलिम्फ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर लार्ज डक्ट्स के थ्रू उस वाटर को स्वेट पोर्स तक ले जाते हैं और वो स्वेट पोर्स फिर वाटर को स्किन के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर जो है मूव करवा देते हैं और जब वाटर बॉडी सरफेस के ऊपर आ जाता है स्वेट की फॉर्म में तो फिर वहाँ से वो एवेपोरेट हो जाता है और इंसेक्ट्स को जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। नेक्स्ट अगर हनी बीज़ की एग्जांपल लें तो हनी बीज़ में भी ये एबिलिटी होती है कि वो एवेपोरेटिव कूलिंग कर सकती हैं। हनी बी जो है इनका जो मोस्टली फोरेज का सोर्स होता है, जो फूड सोर्स होता है वो नेक्टर होता है और वो इसी नेक्टर को यूज़ करती हैं एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए। इनके अंदर क्या होता है कि जब टेम्परेचर इनका इंक्रीज़ कर जाता है हेड रीजन में तो ये क्या करती हैं कि अपने स्टमक से हनी का एक ड्रॉप लेती हैं और उसको दोबारा से माउथ रीजन में ले जाती हैं। जब वो ड्रॉप जो है वो माउथ रीजन में चला जाता है तो हनी बीज़ उसको वहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड करती हैं और फिर उसमें क्या होता है कि एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही एवेपोरेशन होती है तो हेड में जो है वो कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके अलावा उनका जो थोरैक्स रीजन है उसमें भी इसी तरह से जो है वो कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है मोथ और बम्बल बीज़ की एग्जांपल। अब ये मोथ्स और बम्बल बीज़ में क्या होता है कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने थोरैक्स को वार्म अप कर सकते हैं। इनके जो फ्लाइट मसल्स होते हैं थोरैक्स रीजन में, जब वो फ्लाइंग के दौरान कंटिन्यूसली जो है वो वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इनका जो थोरैक्स है वो वार्म अप हो जाता है और उसके साथ क्या होता है कि जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी उस टाइम पे रिड्यूस हो जाती है। अब इनके अंदर जो हीट एक्सचेंजर प्रेजेंट होता है उसका काम यही होता है कि वो ब्लड के फ़्लो को कंट्रोल करे, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करे और हीट गेन और हीट लॉस को इंसेक्ट्स के अंदर कंट्रोल करे। अब अगर ये इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में कंटिन्यूसली फ्लाई कर रहे हैं तो फ्लाइट के दौरान इनके जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं। जब मसल्स वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा होती है, हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है और इसके अलावा जो है वो उनका थोरैक्स जो है वो वार्म अप हो जाता है। तो जब इनकी बॉडी ओवर हीट हो जाती है उस टाइम पे ये जो हीट एक्सचेंजर है ये क्लोज़ हो जाता है और फिर क्या करता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई होती है उसको मसल से थोरैक्स और थोरैक्स के थ्रू एब्डोमेन में ले जाता है और एब्डोमेन से हीट जो है वो रिलीज़ हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर और इस तरह से ये हीट एक्सचेंजर जो है ये थर्मो रेगुलेशन करने में मोथ्स और बम्बल बीज़ की हेल्प करता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ कलर ऑन थर्मो रेगुलेशन। अब कलर का भी टेम्परेचर की रेगुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि अगर हम इसमें एग्जांपल देखें ब्लैक बीटल्स की और वाइट बीटल्स की, तो जो ब्लैक सरफेस होती है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिंग हीट। कि ब्लैक सरफेस जो वेव्स होती हैं, जो रेडिएशंस आ रही होती हैं सन से, उसको रिफ़्लेक्ट करने के बजाय ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जबकि जो वाइट सरफेस है वो ज़्यादा रिफ़्लेक्ट करती है और एब्जॉर्ब कम करती है, हीट को कम एब्जॉर्ब करती है। तो इसीलिए ये जो ब्लैक बीटल्स हैं ये ज़्यादातर जो है ये मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जबकि वाइट बीटल्स जो हैं ये
डे का जो हॉटर पार्ट होता है यानी कि नून टाइम में, उसमें ये ज़्यादा जो है वो एक्टिव होती हैं, क्योंकि जो ब्लैक बीटल्स हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं और ये जो है ये हॉट रीजन में ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, जबकि जो वाइट बीटल्स हैं ये हीट को कम एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से ये हॉट जो है वो रीजन में भी एक्टिव हो सकती हैं। ओके जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसके अलावा आपने अपना जो कोर्स पैक है उसको साथ साथ फॉलो करते रहना है। और अगर कोई टॉपिक जो है वो आपको कोर्स पैक में नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है कि लेक्चर से उसको प्रिपेयर करना है और प्रॉपर अपने नोट्स जो है वो साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं कि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो।